नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने नमक कहानी को पढ़ा था और अब हम करने जा रहे हैं इस कहानी के प्रश्नोत्तर। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया यदि आपको समझ में आता है, यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। यदि अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता भी सकते हो। यदि समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? नमक की पुड़िया को लेकर सफिया के मन में द्वंद्व था कि वह कस्टम अधिकारियों को दिखा करके लेकर के जाए या चोरी से छिपाकर। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया क्योंकि वह पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात है वो प्रतिबंधित था। यह गैर कानूनी था। दूसरे कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया निकलाने पर बाकी सामान की भी चिंदी बिखेर देंगे, इससे बदनामी भी होगी। तीसरे, भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक है। अगला प्रश्न है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? तो जब भावना के बदले बुद्धि हावी होने लगती है तो सफिया का मन द्वंद्व से ग्रस्त हो गया। वह सोचने लगी कि कस्टम वाले पुड़िया को ले जाने देंगे या नहीं। यदि उन्होंने उसे न जाने दिया तो उसके वायदे का क्या होगा? वही वायदा जो उसने सिख बीबी से किया है। सफिया जो कि सैयद थी, अपने वचन की पक्की थी, इसलिए उसने सोचा कि यदि वह नमक न ले गई तो क्या होगा, क्योंकि सैयद लोग कभी अपना वायदा नहीं तोड़ते हैं। जान देकर भी यह वायदा पूरा करना होगा। अगला प्रश्न है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़ा था? सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी जो अफसर है वो निचली सीढ़ी पर के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सिख बीबी का प्रसंग छिड़ने पर उन्होंने अपने वतन की याद आ रही थी। वे सिख बीबी व सफिया की भावना से भी प्रभावित थे। उन्हें दूसरी जगह आकर भी अपने वतन की चीज़ें याद आ रही थी। राजनीतिक उद्देश्यों ने उनको एक दूसरे से अलग कर दिया। अगला प्रश्न है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार जो हैं किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? इन उद्गारों से यह स्पष्ट होता है कि चाहे राजनीति या भूगोल देश की सीमाओं को बांट दे अथवा देश के टुकड़ों में बांट दे, लेकिन लोगों के मन को नहीं अलग किया जा सकता। लोगों का मन किसी भी तरह इस बंटवारे को स्वीकार नहीं कर सकता। एक पाकिस्तानी को दिल्ली प्यारी है तो हिंदुस्तानी को लाहौर प्यारा है। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नमक ले जाते समय सफिया के मन में अनेक द्वंद्व उठे। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। भावुक, सफिया भावुक है। वह सिख बीबी की भावनाओं को मानती है तथा उसी के आधार पर लाहौरी नमक भारत में ले जाना चाहती है। यह गैर कानूनी है, यह जानती हुए भी वह भावनाओं को बड़ा मानती है। वायदे की पक्की, सफिया सैयद है। सैयद होने के नाते वह अपने वायदे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। वह नमक ले जाने के लिए हर गलत सही तरीके पर विचार करती है। व्यवहारिक, सफिया व्यवहारिक है। वह प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती है। वह दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखती है तथा अपने
वायदे को निभाती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बंटने जाती, उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। राजनीति और कूटनीति के चलते देश के टुकड़े हो जाते हैं, देश कई टुकड़ों में बंट जाता है। भारत भी कूटनीति का शिकार हो रहा है। भारत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के कारण 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि लोगों के दिलों में किसी प्रकार की दरार या लकीर नहीं खिंची है। लोग आज भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनमें वही भाईचारा और प्यार कायम है। हिंदुस्तान में इन दोनों देशों के नागरिक आते जाते हैं, यहाँ के नागरिक इन देशों में जाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं। अगला प्रश्न है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है कैसे? नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। उनमें प्रेम और स्नेह का स्वाद है। इस स्वाद में अपनापन है। लेखिका का अपने भाइयों परिचितों से स्नेह, सिख बीबी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव, ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाते हैं। आइए अब करते हैं इसके मुख्य जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनको। इनमें से भी कई बार हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत और मुरब्बत आदमियत इंसानियत के नहीं होते। तो सफिया ने यह बात इसलिए कही कि यह सब कानूनों के ऊपर है इंसानियत। इंसानियत से ही सारी बातें जन्म लेती हैं। कानून हुकूमत के हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत के तो प्रेम और भाईचारे का कानून सिखाता है। जिस आदमी में इंसानियत नहीं है वह पशु है, जानवर है। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। उत्तर दीजिए। तो सफिया के भाई ने कानूनी पक्ष बता करके नमक की पुड़िया को ले जाने के लिए मना कर दिया। उस समय वह भाई पर बिगड़ी और इंसानियत, प्रेम आदि की दुहाई दी, पर जब गुस्सा उतर गया तो उसने पुड़िया ले जाने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अनेक विकल्प सोचे, परंतु हर बार कानून का डर सामने आया। अंत में उसने उसे टोकरी में किनुओं के नीचे छिपा कर ले जाने का निर्णय किया। अगला प्रश्न है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये शब्द कस्टम अधिकारी ने कहे। उसने सफिया से कहा कि कानून अपनी जगह है, लेकिन मोहब्बत के आगे कानून की भी नहीं चलती है। जब मोहब्बत आड़े आ जाए तो कानून धरे के धरे रह जाते हैं। वास्तव में इस दुनिया में इंसानियत सब कानूनों से परे है। अगला प्रश्न है भाई, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उत्तर दीजिए, इस भावार्थ बताइए इसका। तो भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन मानते हैं। लेखिका की पूरी बात सुन करके उन्होंने अपनी जमीन, डाब आदि की याद आती है। वे भावुक उठते हैं और यह बात कहने लगते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हिंदी रूप लिखिए भाई। देखो ये उर्दू के हैं। तो मुरव्वत होता है भलमानसी, संकोच या लिहाज। आदमियत होता है इंसानियत भाई। अदीब होता है साहित्यकार, लेखक। साडी यानी साडा है भाई, ये मेरा या हमारा। मायने, अर्थ, सरहद, सीमा, अक्स, प्रतिबिंब। लबो लहाज, बात कहने का ढंग। नफीस, सुंदर, उत्तम, सुंदर या बढ़िया। मुहर्रम भाई, ये इस्लाम धर्म के अनुसार साल का पहला महीना, जिसकी 10वीं तारीख को इमाम हुसैन शहीद हुए थे, उस दिन मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। सैयद, मुसलमानों के चौथे खलीफा अली के वंशजों को सैयद कहा जाता है। इकबाल, सारे जहां से अच्छा के गीतकार हैं भाई इकबाल। नजरुल इस्लाम बांग्ला के क्रांतिकारी कवि हैं। शमसुल इस्लाम बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि। इस कहानी को पढ़ते हुए कई फिल्म, कई रचनाएं, कई गाने आपके जहन में आए होंगे। उनकी सूची बनाइए और 2 फिल्म और रचना, उनकी विशेषता भी लिखिए। आपकी सुविधा के लिए कुछ नाम दिए जा रहे हैं।
तो इसको ना नीचे ये आप छोड़ दें, इससे नीचे वाली बातें आपको नहीं लिखनी है। नंबर 6 है ना, इसको छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना इसके बारे में। कुछ और प्रश्न बनते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्मन संबंध कैसे हैं? यद्यपि विभाजन के बाद दोनों देशों के संबंधों में कई वर्षों तक तनाव का माहौल रहा है, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों से दोनों के बीच संबंधों में भाईचारे और आपसी लेन देन की भावना बढ़ी है। रेल सड़क यातायात बहाल हुआ है। आज दोनों के संबंध काफ़ी सुधरे हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से दोनों देशों में सौहार्दपूर्ण माहौल बनता जा रहा है। अगला प्रश्न है, लेखिका को भारतीयों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? लेखिका का भारतीयों और पाकिस्तानियों को एक ही दृष्टि से देखती हैं। उनके मन में दोनों के प्रति भरपूर प्यार है। सिख बीबी और सफिया के द्वारा उसने इसी तथ्य की पुष्टि की है। लेखिका भारतीयों के सहिष्णु, प्रेमी, त्यागी मानती है। उनके मत में भारतीय कर्मठ और ईमानदार होते हैं, किया हुआ वादा निभाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सफिया परोक्ष रूप में लेखिका है? बिल्कुल, कई बातों से सफिया लेखिका का ही प्रतिरूप दिखाई पड़ती है। उसने इस काल्पनिक पात्र के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत भावनाओं एवं अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। वह वास्तव में मुस्लिम औरत की प्रतिनिधि बन करके न केवल पाकिस्तानी बल्कि भारतीय स्त्री की प्रीति का चित्रण करती हैं। अगला प्रश्न है, क्या विभाजन से दिलों में दरार पड़ जाती है? बिल्कुल नहीं, विभाजन से राजनीतिकों तथा भौगोलिक परिस्थितियों की देन है। विभाजन दो देशों, दो सरहदों के बीच होता है, लेकिन लोगों के दिलों में कभी दरार नहीं पड़ती हैं। उनकी संवेदनाएं, भावनाएं वही रहती हैं जो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। शारीरिक रूप से बेशक जुदा हो जाएं, लेकिन मन से कभी जुदा नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है भाई, पाठ की संवाद योजना कैसी है बताइए। पाठ की संवाद योजना चुस्त एवं प्रभाव उत्पादक है। संवाद पात्रों की मनस्थिति और उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करने में सर्वथा सक्षम है। छोटे छोटे संवादों के माध्यम से लेखिका ने गंभीर भावों का प्रस्तुतिकरण किया है, जैसे तो तुम कल चली जाओगी, हाँ अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। इस तरह लंबे संवादों की भी सरसता और भावात्मकता दिखाई देती है। जैसे अगर एक चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है बिगड़ करके बोली, निकल आने का मतलब क्या है? चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी। भाई ये तो बहुत ही गलत काम करेंगी आप कानून। सिख बीबी की शारीरिक बनावट के बारे में लेखिका ने क्या कहा? सिख बीबी की शारीरिक बनावट के बारे में सफिया के माध्यम से कहा गया है। लेखिका कहती है कि उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम शरीर जिसमें छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगा रही थी या जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम पर ओढ़ा करती थी। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर किसी एक घटना के परिवेश का वर्णन लिखिए। लेखिका ने कीर्तन के परिवेश का सुंदर एवं यथार्थ चित्रण किया है। जैसे कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ, जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी तो सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने के लगी। तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर की कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म चाहिए। यह घटना परिवेश का यथार्थ अंकन है। नमक कहानी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए भाई। नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती मार्मिक कहानी है। लाहौर से आई सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है तथा लेखिका को वहां से नमक लाने को कहती है। पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है और उसे नमक ले जाने देता है। दिल्ली का कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता है। वस्तुतः ज़मीन पर खिंची रेखाएं लोगों के दिलों को नहीं बांटती हैं। सफिया को अटारी में समझ नहीं आया कि वह कहाँ लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया, ऐसा क्यों? सफिया को लाहौर और अमृतसर में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि दोनों नगरों की ज़मीन, बोली, पहनावा आदि एक जैसा है। दोनों तरफ लोग एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। उनके मिलने का तरीका एक था।
सफिया इसलिए सफिया को समझ नहीं आया कि कहाँ लाहौर ख़त्म हो गया और कहाँ अमृतसर शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, नमक कहानी में नमक किस बात का प्रतीक है? इस कहानी में वतन शब्द का भाव किस प्रकार दोनों तरफ से लोगों को भावुक करता है? तो भाई देखिए, नमक कहानी में नमक प्रेम व सद्भावना के तोहफे का प्रतीक है और वतन शब्द का भाव ही है। वतन शब्द का भाव ही है कि देश का बंटवारा होने के बावजूद लोगों के अंदर अपनी जन्मभूमि से जो लगाव समाप्त नहीं होता है। वतन की याद हर एक के मन में कहीं ना कहीं दबी हुई हैं। देश की सीमाएं बहने के बावजूद दोनों तरफ लोगों की को अपनी जन्मभूमि याद आती है। अगला प्रश्न है, नमक कहानी को नमक कहानी तो वहीं समाप्त हो जाती है जहां नमक की पुड़िया लौटाता हुआ कस्टम अधिकारी कहता है लाहौर अभी भी उसका वतन है और दिल्ली मेरा अमृतसर वाला प्रसंग तो कहानी में पैबंद सा लगता है। उपयुक्त कथनों पर टिप्पणी कीजिए। भाई यह कथन सही नहीं है। कहानी का मुख्य उद्देश्य मानव मन की एकता बताता है। देशों की सीमाएं बढ़ जाती हैं परंतु दिल नहीं विभाजित होता। वह अपनी जन्मभूमि में से कभी अलग नहीं होता। अमृतसर वाला प्रसंग कहानी के दूसरे पहलू को व्यक्त करता है। कहानी का पहलू अंश भारत पाक विभाजन पर आधारित है परंतु दूसरा अंश पाक बांग्लादेश विभाजन पर आधारित है और भारत में रहने के बावजूद उसे ढाका की याद आती है। नमक कहानी में सफिया एक पुड़िया नमक लाने के लिए इतनी व्यग्रता तत्परता क्यों दिखाई देती है? यह घटना किस मानवीय पहलू को रेखांकित करती है? नमक कहानी में सफिया एक पुड़िया नमक लाने के लिए अत्यधिक व्यग्र एवं तत्परता दिखाती है। यह उसके भावात्मक रूप को दर्शाता है। लेखिका सिख बीबी को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहती है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वह कानून तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यह घटना मानवता, भाईचारे और उदारता एवं सहनशीलता को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों उठा? भाई नमक कहानी में नमक की पुड़िया की महत्वपूर्ण बनने का यह कारण है कि भारत पाक के बीच नमक का व्यापार गैर कानूनी था। दूसरे, यह विभाजन की यादों से जुड़ी है। कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया को लौटाते हुए भावुक हो उठा क्योंकि हर व्यक्ति को जन्मभूमि से लगाव होता है। उस प्रेम की अनुभूति से वह भावुक हो उठा। अगला प्रश्न है, नमक कहानी भारत के विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की व्यथा है। टिप्पणी कीजिए। भाई नमक कहानी में भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं को उभारा गया है। आज भी कलाकार एवं व्यापारी दोनों देशों के में आने जाने के लिए लालायित रहते हैं। आम जनता भी इस विभाजन से दुखी है। भारत से उन्हें वे तमाम सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं जिसके लिए उन्हें विदेश में जाना पड़ता है। घबराइएगा नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन और हैं। सफिया के लिए नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नमक लाने के लिए किन का सहयोग मिला? सफिया के लिए नमक लाना महत्वपूर्ण था क्योंकि यह नमक उसकी माँ जैसी महिला ने अपने जन्म स्थान से मंगवाया था। इस नमक को लाने में उसे लाहौर दिल्ली के कस्टम अधिकारियों ने मदद की। लास्ट प्रश्न है भाई, उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता ठीक हो जाएगा। नमक कहानी में लाहौर के कस्टम अधिकारी के इस कथन के विपक्ष में 3 तर्क दीजिए भाई। या नमक कहानी में लाहौर के कस्टम अधिकारी के इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि राजनीतिक निर्णय भावनाओं पर आधारित नहीं होते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण विरोध के आधार पर हुआ था। समय बीतने के साथ साथ नई पीढ़ी का विभाजन की त्रासदी को भूल जाती है। तो विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतनी देर तक देखा। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में मिलते हैं नए लेसन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।